वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फेज इक्विलिब्रियम के प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके बाद हम लोगों ने गिब्स फेज रूल या फेज रूल का डेरिवेशन कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल या हम फेज डायग्राम करेंगे फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। तो आज हम जो फेज डायग्राम कवर करने वाले अपने लेक्चर के अंदर एक तो वाटर के लिए करेंगे और दूसरा सल्फर सिस्टम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले आता है फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। ये वन कंपोनेंट सिस्टम है हमारे पास। देखो इसको जो भी लिखना हम लोगों ने अगर हमारे पेपर में आता है तो हमें केवल ये कि डायग्राम ही देखना था। अगर ये डायग्राम हमें सबसे पहले बनाना है, ये जो फेज डायग्राम अगर ये हमें आता है तो हम सारी चीजें अपने आप लिख देंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया हम उसी को लिखने वाले, कुछ अलग नहीं लिखने वाले। देखो पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। कोई भी तीन कर्व हमारे पास लाइक ओ ए कर्व, ओ बी कर्व और ये क्या है ओ सी कर्व, ये तीन कर्व थी हमारे पास। अब क्या हो गया, ये इसको भी मैं इसको रबी कर देता हूं स्टेप से पॉइंट से ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए। ऐसा भी ये पॉइंट ओ है, ये तीन कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं। अब इस कर्व के बीच में इस वाले रीजन में हमारे पास सॉलिड रहता है वाटर, यहां पर वेपर्स फॉर्म में रहता है इस एरिया के अंदर, और इस एरिया में AOC एरिया में लिक्विड वाटर रहता है। लिक्विड यहां वेपर और यहां पर कैसे है सॉलिड है। जो ये कर्व है OA कर्व, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। यानी कि वेपोराइजेशन कर्व का मतलब क्या है, यहां पर इस कर्व के ऊपर मेरे पास लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। इस कर्व पे OA पे मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लगा दूं, कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर मैं लगा देता हूं तो थ्रू आउट on all the points on this curve there is liquid vapor equilibrium। ऐसा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रहेगा सभी पॉइंट्स पे इस कर्व को, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। ऐसे ही OC कर्व को हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग कर्व। इसमें क्या होगा हमारे पास बच्चे, फ्यूजन या मेल्टिंग कर्व पे जो हमारा वाटर होगा और इसके साथ जो वाटर सॉलिड है और जो क्या होगा वाटर लिक्विड है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस तरीके से वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड किसके ऊपर, ये H2O है, ऐसा H2O कैपिटल है हमारे पास H2O। फ्यूजन या मेल्टिंग कर्व ऑन ऑल द पॉइंट ऑन दिस कर्व देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर सॉलिड एंड लिक्विड। ये फेज, दोनों फेज के बीच में सॉलिड एंड लिक्विड। OB कर्व है सब्लिमेशन कर्व। इसमें क्या है सॉलिड और वेपर्स के बीच में, यानी कि H2O सॉलिड और किसमें H2O वेपर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस O को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। O को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। यहां पर इस एरिया के अंदर देखो, अब दूसरी चीज क्या है, इस एरिया के अंदर जहां पर वेपर है, यहां पे इस एरिया का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहां पर अगर कोई भी पॉइंट में यहां पे लगा दिया, यहां पे मान लिया कि इस पूरे एरिया में ये वेपर ही फॉर्म में था, मैं इस पॉइंट के ऊपर, इस स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे मैं डिफाइन करना चाहता हूं, यानी कि स्टेट के ऊपर जो वाटर था इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मेरे को कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, या इस एरिया में मेरे को कोई पे भी यहां पर किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता था। तो अब यहां पर ये है तो एक ही फेज है ना, पूरी की पूरी वेपर। देखो तो इस एरिया के लिए F = C-P+2, फेज तो कितना एक ही है, वेपर फेज ही है। कंपोनेंट कितना है, वाटर ये 1, तो 1 - 1 2। यानी कि यहां पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो यहां पे मेरे को प्रेशर भी पता होना चाहिए, यहां पे टेम्परेचर भी, और यहां पर क्या होना चाहिए उसका प्रेशर। इसको PT डायग्राम भी बोल देते हैं या फेज डायग्राम। तो यहां पर इस पॉइंट के लिए मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे इसका है 0 पॉइंट, यहां पे लिख दिया 3 mm Hg वेपर प्रेशर, कितना 3 mm, तो 3 mm तो भाई कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी 3 mm है वेपर के लिए, यहां पर भी। तो अगर एक मैं स्ट्रेट लाइन से बनाता इस तरीके से तो 3 mm, तो देखो यहां पर भी वेपर है, यहां पर भी वेपर, यहां पर तो 3 mm पे, तो 3 mm ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करे यहां पर बच्चे, इस पॉइंट को 3 mm मैंने वेपर बोल दिया, प्रेशर है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक 3 mm है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर लगा, यहां पे टेम्परेचर लग, यहां पे टेम्परेचर लग, यहां पे टेम्परेचर लग, यहां पे नीचे अलग है, यहां पर अलग, लेकिन है तो सभी जगह पे प्रेशर 3। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए मेरे को ये पर्टिकुलर टेम्परेचर भी तो पता होना चाहिए था जो यहां पर कर रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहता हूं तो मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। खाली टेम्परेचर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो इस पॉइंट से लेके ऊपर तक सेम ही रहेगा। यहां तक टेम्परेचर भाई 37, यहां पर
भी है, कोई भी 374 है ये वाला पॉइंट लास्ट बोला, तो मान लेते 300 है ये, तो 300 यहां पर यहां 300 को रिप्रेजेंट कर, लेकिन उस 300 के करस्पॉन्ड बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, तो कितना है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को इस एरिया में स्पेसिफाई अगर मैं करना चाहता हूं तो हमें दो वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे, हमें उस पॉइंट का प्रेशर भी पता होना चाहिए और उस पॉइंट का टेम्परेचर भी पता होना चाहिए इस एरिया में। सेम अगर हमने इस एरिया के लिए निकाल लिया, तो ऐसे ही अगर मेरा जो ये सॉलिड वाला कर्व है, ये COB, ये सॉलिड वाला कर्व एक एरिया है हमारे पास, तो अब इसको मैं रब कर सकता हूं, आपको समझ में आ गया होगा बच्चे मैं क्या बताना चाह रहा था, कि कोई भी पॉइंट अगर इस एरिया में मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं यहां पर, तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये वेपर स्टेट थी VAPOUR वेपर, ये इस तरीके से। ऐसे ही सॉलिड वाले के अंदर भी मैं कोई पॉइंट यहां पे डिफाइन करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट के लिए भी हम लोगों को थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको गंदा ना दिखे ये। तो इस पॉइंट, इस एरिया में भी बच्चे हम लोगों को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, इस एरिया के लिए भी कितने आएंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, क्योंकि इस पॉइंट अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट लगा दिया तो उस पॉइंट के लिए मेरे को प्रेशर भी पता होना चाहिए और टेम्परेचर भी। तो ये हमें पता चला, ये 3 एरिया, तो यहां पे प्रेशर इतना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें भी 2, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएंगे 2। अब इस कर्व की बात कर रहे थे, तो यहां पर ये कर्व थी, देखो वेपोराइजेशन कर्व, वाटर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सब्लिमेशन कर्व, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, फ्यूजन कर्व, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें, अगर मैंने इस पॉइंट को बता दिया ये कर्व है इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हो रखा है, देखो ये पॉइंट मान लिया मैंने एक टाइप से, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास, इस कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इस कर्व के ऊपर क्या पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके ऊपर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, F = C - P + 2, क्योंकि फेज कितनी है 2, क्योंकि लिक्विड भी और वेपर भी है 2, कंपोनेंट कितना है वाटर 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। तो यहां पे 2 आ रहा था, क्योंकि अगर मैंने एक पर्टिकुलर रो, ये मेरी जो लाइन है, जो ये कर्व है, तो फिक्स हो गई, इस पे ये पॉइंट भी तो फिक्स हो गया, ये पॉइंट कहीं जा ही नहीं सकता। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरे को प्रेशर पता चल जाए, तो टेम्परेचर तो मैं अपने आप ही बता सकता हूं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर एक अपने आप एक पर्टिकुलर ही प्रेशर हो सकता है, यहां पर ये वाला प्रेशर इस लाइन के ऊपर, और दूसरा कोई प्रेशर इस पॉइंट पे हो ही नहीं सकता। ये आगे भी जाऊंगा तो प्रेशर होगा, लेकिन लाइन तो खत्म हो जाएगी ना। आप कहोगे कि यहां पर कर दूं, अरे यहां पे करके तो प्रेशर लेगा, लेकिन लाइन तो नहीं है ना, इस लाइन के ऊपर तो अपने आप एक पर्टिकुलर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, वो पर्टिकुलर कर्व के ऊपर है। अगर ये फिक्स प्रेशर है तो अपने आप ही यहां पे नीचे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। या तो आप एक पॉइंट के लिए मेरे को टेम्परेचर बता दो, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे मेरे को टेम्परेचर बता दो, मैं प्रेशर अपने आप बता दूंगा। लेकिन यहां पर इस एरिया में मैं कोई प्रेशर आप मेरे को बता देते तो मैं टेम्परेचर नहीं बता सकता था एक टाइप से अपने आप ऑटोमेटिकली किसी भी एरिया में इस यहां पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अलग अलग प्रेशर हो सकते थे एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। लेकिन जब वो पॉइंट इस लाइन पे होगा या कर्व पे होगा, तो उस पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बता दिया तो प्रेशर अपने आप ही फिक्स हो गया, प्रेशर बता दिया तो टेम्परेचर फिक्स हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं F = 1। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कैसा आएगा, 1। यानी कि हमें यहां पर इन कर्व्स के लिए एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो तीनों कर्व के लिए जो F की वैल्यू आएगी यहां पर, वो हमारे पास कितनी आएगी, 1। ऐसा। तो अब आपने ऐसा लिखना है, यहां पर F की वैल्यू 1, यहां पर भी F की वैल्यू 1, यहां पर भी F की वैल्यू 1। दूसरा क्या है, ये स्लोप ऐसा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप से फ्यूजन मेल्टिंग का उसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। आइस के केस में ऐसा होता है, क्योंकि जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज करते तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा जो एप्लीकेशन है ली चैटल प्रिंसिपल, उसके बेस के ऊपर भी था हमारे पास, क्योंकि यहां पर हमारे पास हम क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन लगा देते हैं तो उससे पता चल जाता है हमारे पास स्लोप नेगेटिव है। तो फाइनली हमें ये पॉइंट आप लिख सकते हो, क्योंकि जब हमें लिखना पड़ेगा तो ये पॉइंट हम लगा सकते हैं कि इस कर्व का स्लोप ही नेगेटिव है, और इसकी वजह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है।
और इसके अंदर एक कर्व हो रहा है ओ ए डैश, इसको बोलते हैं मेटास्टेबल कर्व। ये क्या कर्व बताता है कि यहां पर अगर मैं वाटर को कूल करता, देखो यहां पे कूल करते हुए ये पहले लिक्विड स्टेट में था, यहां पर अगर इस पॉइंट के नीचे 0 डिग्री से नीचे अगर यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास इस टर्म को जो ये ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में जो नीचे बच्चे हमारे पास टेम्परेचर होता है, नीचे टेम्परेचर होता है वो होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, और इस पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है यहां पर इस तरीके से 4.5 mm, यानी कि इस पॉइंट पे तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में रहती हैं, सॉलिड भी मिलता है यहां पर, लिक्विड भी मिलता है और यहां पर वेपर भी मिलता है इस ओ पॉइंट पे। जब तीनों रहती है तो फेज कितनी होगी इस ओ पॉइंट के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, क्यों, क्योंकि F क्या था, F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, फेज कितनी होगी 3, कंपोनेंट कितने हो गए 1, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज चेंज ही नहीं कर सकते, हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए। ये ट्रिपल पॉइंट है, ये तीनों एग्जिस्ट करता है। ये 0.98 डिग्री है यहाँ पर, ये 0 डिग्री यहाँ पर बता दिए कि इस साइड थोड़ा सा 0 डिग्री एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट ये 100 डिग्री पे बॉइलिंग होता तो यहाँ ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर ये 1 एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पर हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसको एक कर्व ऐसा इंक्रीज कर देता हूँ इस टाइप से ऊपर तक, और अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहे दिखा, यहाँ पे कट किया तो इस कट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के ऊपर है, जब 100 डिग्री पे जाऊंगा इस कर्व के ऊपर तो अपने आप प्रेशर अपने आप 1 एटमॉस्फेयर आ ही जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स हो जाएगा। या जब मैं प्रेशर को थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन ही मानना अभी, ये करेंगे तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, यानी कि इन तीनों कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, इन जो एरिया रहेगा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा, यहाँ पर दो चीजें इक्विलिब्रियम, इस कर्व्स के ऊपर दो हमारे पास इक्विलिब्रियम रहेंगे, इस पॉइंट ओ पे तीनों चीजें हमारे पास क्या रहेंगी इक्विलिब्रियम में, तीनों के तीनों फेस। अब इसी को हमने यहाँ पे लिखना है बच्चे, कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा ये डायग्राम बनाना हम लोगों ने और इसी को लिखना है, क्या ज्यादा नहीं, मैं एक कर्व और एक एरिया के बारे में लिख देता हूं, बाकी आप दोनों के दोनों ऐसे लिख सकते हो। तो क्या हुआ, हम लिखेंगे द फेज डायग्राम और पीटी डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम इज शोन बिलो, आप या अबव, आप सबसे ऊपर इस उसी को ऊपर लिख देना, इज शोन अबव द डिफरेंट phases which can coexist depend upon pressure and temperature conditions, कि हमारे प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, उसी के रिस्पेक्ट में हमारा प्योर वेपर भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्योर सॉलिड भी, प्योर लिक्विड भी, या इन पॉइंट्स के ऊपर जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशंस पे इस पॉइंट वाले पे मेरे पास ये सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, लेकिन अगर मैं और ऊपर चला गया तो केवल सॉलिड, नीचे आ गया तो वेपर। ऐसे हमारे पास क्या करें कि डिफरेंट कंडीशन से हमारे पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फेजेस कैन कोएग्जिस्ट का मतलब एक साथ, लाइक क्या क्या हो सकता था, वाटर सॉलिड से वाटर वेपर, वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड, फिर क्या था वाटर ऊपर लिक्विड से वाटर वेपर, ऐसा हो गया। और लास्ट क्या हो सकता था, तीनों के तीनों, ये नीचे ओ नहीं है, ओ साइड में ही लगाना है इस तरीके से, वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर्स कोएग्जिस्ट, different phases which can coexist on PT diagram, on depend upon PT conditions, like ये हो सकता है हमारे पास, या R, like की जगह R लिख सकते हैं, and हेलो,
एंड all phases can be represented by one component कौन सा? वाटर। इतना लिखना है बच्चे, ये ऊपर एक्सप्लेन थोड़ा सा लिखना था। अब हम क्या लिखेंगे? पीटी डायग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू, इस तरीके से क्या, द पीटी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट क्या हो गया? थ्री कर्व्स कौन कौन सी? ओ ए, ओ सी, ओ बी, 3 कर्व होगी। 3 एरियाज क्या? ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी। थर्ड, 1 मेटास्टेबल कर्व ओ ए डैश। एंड फोर्थ हो गया हमारे पास 1 ट्रिपल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट ओ। इतना। अब हमें क्या करना है? इन कर्व्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी को, या एरिया को, या मेटास्टेबल कर्व क्या बताती है, ट्रिपल पॉइंट ओ क्या होता है। और इसमें हमने यही चीज लिखनी जो यहां पे बता दी हम लोगों ने। तो मैं एक कर्व के बारे में लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखोगे? कर्व ओ ए यहां पर लिख देता हूं। इसके 3 पॉइंट एक टाइप से, तो वही आपने बाकी के लिए लिखना है। तो अगर ओ ए कर्व है तो ये क्या बताएगी? देखो, अबाउट दिस एरिया द कर्व ओ ए रिप्रेजेंट, कर्व ओ ए पॉइंट में लिख देते हैं क्योंकि यही पॉइंट आपने बाकी कर्व के भी लिखना है, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो क्या है? कर्व ओ ए रिप्रेजेंट कौन सा? वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व। इट रिप्रेजेंट वेपोराइजेशन कर्व। फर्स्ट, सेकेंड, अबाउट दिस कर्व क्या है? लिक्विड वाटर प्रेजेंट या H2O लिक्विड प्रेजेंट। अबाउट दिस कर्व H2O लिक्विड प्रेजेंट एंड बिलो दिस कर्व वाटर वेपर इज प्रेजेंट। अब क्या होगा? अबाउट बिलो बता दिया। अब क्या? ऑन दिस कर्व। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? एंड ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व वाटर लिक्विड वाटर वेपर प्रेजेंट। यानी कि इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर लिक्विड ऑन दिस कर्व, इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर लिक्विड एंड वेपर इज प्रेजेंट। ऐसा है। तो सभी के सभी इस पॉइंट पे, इस कर्व के ऊपर क्या होगा हमारे पास? या 2 फेजेस एग्जिस्ट, यानी कि ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ दिस कर्व 2 फेजेस कोएग्जिस्ट। और ये लिख देंगे इस तरीके से, इसको रब कर देते हैं। ये देखो, ये पॉइंट हमने लिख दिया। ये सभी कर्व के लिए लिखना था। अगर मैं ओबी कर्व के लिए बोल देता तो वहां पे इसका नाम सब्लिमेशन कर्व हो जाता और कुछ नहीं, इतना ही लिखना था। अब फिर इसके लिए क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस कर्व। डिग्री या ऑफ फ्रीडम, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व इज एफ इज इक्वल्स टू कितना है? कितना हो गया? 1। तो ये 1 लिख देंगे। वहां पे हमने दिखाई दिया, वहां पे लिखने के बाद 1, यानी कि 1 ओनली 1 वी कैन इंडिपेंडेंटली वेरी ओनली 1 वेरिएबल, या इतना भी लिख सकते हैं। या फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व इज 1। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है? द स्लोप इज पॉजिटिव फॉर दिस कर्व। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? यहीं पे आगे लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? स्लोप ऑफ दिस कर्व इज पॉजिटिव। बस इतने पॉइंट आपने लिखने, से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा ही आप ओसी के लिए लिखोगे और ओबी के लिए। लेकिन जब ओसी के लिए लिखोगे तो लिखोगे स्लोप ऑफ दिस कर्व इज नेगेटिव एंड हेंस इट्स मेल्टिंग एज द प्रेशर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O सॉलिड डिक्रीजेस। इतना ही एक पॉइंट और लिखना था। ये था बच्चे हमारे पास। तो बाकी के सभी ऐसा लिखना है। अबाउट दिस का दूसरे के ऊपर सॉलिड रहेगा, नीचे लिक्विड रहेगा, वेपर रहेगा। एक में लेफ्ट और राइट लिखेंगे। इस कर्व के लेफ्ट में लिक्विड रहेगा, राइट में लिक्विड, और लेफ्ट में क्या रहेगा? हमारे पास सॉलिड रहेगा। इस तरीके से। अब ऐसे ही क्या होगा?
किसी भी एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, एरिया AOB, एरिया AOB के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा? AOB। चलो AOB के बारे में कर लेते हैं, एरिया AOB के बारे में, क्योंकि हम एक ही बार में डिफाइन करना चाहते हैं कि हमें ज्यादा रब ना लिखना पड़े और ज्यादा, क्योंकि ये 3 से या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। हमें बताना था कि 3-4 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस एरिया, इस कर्व को हम जो भी फेज डायग्राम, इसको 4 डिफरेंट पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते थे, ये थे हमारे पास। तो अब एरिया AOB क्या है? AOB, तो ये एरिया, तो ये क्या है? दिस एरिया रिप्रेजेंट कौन सी? वेपर फेज। भाई वेपर फेज हो गया, ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट मैं आगे लिख सकता हूं ऐसा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका? देखो 4 पॉइंट 5 लिखे थे, अब इसमें ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू कितने हैं? 2। इट मीन्स वी नीड 2 वेरिएबल्स to specify any point in this area। ये इतना हो गया हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2। एरिया रिप्रेजेंट वेपर फेज। इसमें इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सभी को एक्सप्लेन करना था ना कि OAB AOC क्या कर रहा है, BOC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। फिर हमारे पास क्या आता है? ट्रिपल पॉइंट O। इसमें क्या हो गया? क्या एट दिस इज O इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। एट दिस पॉइंट all phases coexist। कौन कौन सी? जो हमने लिखा था, वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर। अब वो एग्जिस्ट कैसे करेंगी? एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो यहां पे क्या है? एंड दिस एग्जिस्ट एट किस पे? टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स। एंड ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट एंड ऑल फेजेस। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें? ऑल फेजेस कोएग्जिस्ट at 0.0098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सॉरी ये तो टेम्परेचर ही हो गया, एंड 4.58 mmHg प्रेशर। ये टेम्परेचर एंड इतना हो गया। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड पॉइंट क्या है? एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका केवल F लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। जब 0 होता है इसको हम बोल देता हूं इनवेरिएंट का मतलब है अगर मैंने प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश की, दोनों में से किसी एक को भी थोड़ा सा प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर, तो मेरी एक फेज को गायब हो जाएगी, कोई भी एक फेज। तो अब क्या बोल दिया? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। इट मींस इफ वी चेंज आइदर टेम्परेचर और प्रेशर देन वन फेज डिसअपियर, एक फेज डिसअपियर हो जाएगी या 2 फेज भी डिसअपियर हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप इस पॉइंट से उस पॉइंट को आप यहाँ पे इस कर्व पे लिया है तो 2 बचेंगी, इस पॉइंट से आपने चेंज करके यहाँ पे लिया है तो 2 बचेंगी, इस पॉइंट से यहाँ पे लिया है तो 2, लेकिन इस पॉइंट से आपने यहाँ पर चले गए तो एक ही फेज एग्जिस्ट करेगी। डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, इट इज इनवेरिएंट। बस इतना बोलते हैं। वी डोंट नीड एनी वेरिएबल्स, यानी कि वी कांट चेंज एनी आइदर टेम्परेचर और प्रेशर, इतना। फिर एक और हमारे पास क्या है? मेटास्टेबल कर्व OA, मेटास्टेबल कर्व OA डैश। देखो बच्चे, हमारा लिक्विड था, जैसे जैसे हम अपना टेम्परेचर था यहाँ पे लिक्विड, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे थे वो किस में स्टार्ट हो गया? सॉलिड में बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सॉलिड आ गया था, टेम्परेचर कम होते रहे तो लिक्विड इस साइड आके क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लेकिन कह रहा है 0 डिग्री के ऊपर मेरे पास जब हमने बात करते तो यहाँ पे इस 0 डिग्री को हम बोल देते हैं इस टाइप से। यहाँ पर अगर मैं 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता तो ये 0 डिग्री को ऊपर ले जाके ऐसा बोल देता, यहाँ पर ऊपर वाली कर्व पे इसको स्प्लिट करके यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर पे, ये जो 1 एटमॉस्फेयर स्ट्राइक करता, यहाँ पे इसका वो आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे जब वो फ्रीज होना लग 0 डिग्री आएगा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए। तो बोल रहे हैं कि अगर हम वाटर को क्या करें, बहुत स्लोली
कूल करें, केयरफुली कूल करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा बच्चे, सुपर कूल्ड हो जाएगा, वो 0 डिग्री से भी कम उसका टेम्परेचर हो जाएगा, और वो क्या कहेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि वहां पे हमारे पास सॉलिड स्टेट अपीयर ही नहीं होगी ट्रिपल पॉइंट के ऊपर। यानी कि क्या लिख दिया, इफ वाटर इज सुपर कूल्ड slowly, very slowly, then no solid will appear at ट्रिपल पॉइंट, कि सॉलिड नहीं आएगा। एंड देखो क्या बोल दिया कि मेटास्टेबल कर्व बताती है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं हमें पता है कि वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास। इस पे तो मेरे पास सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कह रहा है उसको बहुत केयरफुली सुपर कूल्ड कर दिया, तो यहां पे हमें क्या है, सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे पास, वो लिक्विड प्रेजेंट, लिक्विड में ही रहेगा। क्योंकि आपने सुना नहीं है कि 0 डिग्री से नीचे हमारे पास हम बोले कि आइस नहीं है, फ्रीजर में तो आइस जम जाएगी, लेकिन अगर उसको सुपर कूल्ड करें, बहुत स्लोली करें, तो उसका टेम्परेचर 0 से -3, -5, -10 या -20 हो सकता है, लेकिन वो लिक्विड ही रहेगा, वहां पे कोई सॉलिड नहीं अपीयर होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये वाटर ही है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, इफ वाटर इज सुपर कूल्ड वेरी स्लोली देन नो सॉलिड विल अपीयर एट ट्रिपल पॉइंट, एंड यहां पे लिख सकते हैं and we may get liquid water and we may get liquid water below freezing point, below its freezing point। ये था कि उसके 0 डिग्री से नीचे भी हमें क्या मिल रहा है, वाटर ही मिल रहा है, वहां पर वो सॉलिड अपीयर नहीं हो रहा है। तो ये था बच्चे हमारे पास। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर को भी अगर हम डिफाइन करना चाहे तो इस कर्व के लिए बोल सकते थे कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच लिक्विड वाटर इज नॉट प्रेजेंट, कि इससे ऊपर हमारे पास लिक्विड वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, या इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी हमारे पास। ये था कि 1 एटमॉस्फेयर पे जितना इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका ये फिक्स हो जाता है टेम्परेचर 100 डिग्री, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। इस कर्व के ऊपर ओसी के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर पे ये जो जहाँ पे कट करेगा उसके रिस्पेक्ट जो करस्पॉन्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री, इसको बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था हमारे पास फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। अगर आपको ये सिर्फ पता है कि इन सभी कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आपने पॉइंट लगा दिया, तो आपको इसका टेम्परेचर पता चले, इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट का आपको पता चले, कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रेशर पता चले तो टेम्परेचर अपने आप ही पता चलेगा। लेकिन इस एरिया के लिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, और इसके लिए आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज किया तो हमारी एक फेज गायब हो जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं 0। अब जब आता है, जब इसको 1 आ जाता है इसको बोल देते हैं यूनिवेरिएंट, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाता है उसको बोलते थे बाई वेरिएंट। ये भी एक लाइन लिख सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हेंस इट इज बाई वेरिएंट, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था उसको क्या बोल दिया था, यूनिवेरिएंट नाम हो जाता है, इट इज यूनिवेरिएंट एंड इट इज बाई वेरिएंट। तो बच्चे ये आपने लिखना है, बस मैंने OA कर्व के लिए लिखा, आप ऐसे ही कर्व OB या OC के लिए लिखोगे, ऐसी एरिया AOC और BOC को आप डिफाइन करोगे। थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि 4 नंबर का आएगा, नहीं तो आप 5 ही पेज इसी में भर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। डायग्राम आपने बड़ा सा सबसे पहले बढ़िया बनाना है, दिखाना है, और ये पॉइंट बताने कि ये इस पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर। तो ये था हमारे पास फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। ऐसा ही सेम हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है सल्फर सिस्टम के लिए, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसके बाद हम सल्फर सिस्टम का करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक कर्व की बात करेंगे, क्योंकि लिखना तो सब कुछ यही लिखा जो हमने ऐसा लिखा है इसके लिए। अगर ये ग्राफ हमें पता चल गया तो बाकी चीजें तो हम अपने आप ही लिख देंगे। तो ऐसे ही सल्फर सिस्टम के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं और 2-4 लाइनें जो हम लिख सकते हैं उसमें लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सल्फर सिस्टम। ये भी कैसे था, 1 कंपोनेंट सिस्टम। देखो इस सल्फर सिस्टम का ये डायग्राम है, फेज डायग्राम या पीटी डायग्राम हम इसको बोल सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, इसमें आपको एक चीज समझने की क्या है, देखो हम बोलते हैं सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 फेजेस। एक्चुअली ये एक मोनोक्लिनिक हो सकती है, एक रोम्बिक, ये 2 फॉर्म होती है हमारी सॉलिड स्टेट में, 2 ट्रांजिशंस, 2 अलग-अलग अरेंजमेंट होती है हमारे एटम्स की। तो ये कह रहे हैं 2 फॉर्म में हो सकता है सॉलिड, या तो वो मोनोक्लिनिक होगा या रोम्बिक।
फिर सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है या ये वेपर्स में भी। बट ऑल द फोर फेजेस कैन नॉट कोएग्जिस्ट एज इट इज फॉरबिडन बाय फेज रूल। तो कह रहा है कि चार की चार फेजेस नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर कंपोनेंट तो सल्फर ही है, वन फेज 4 कर देंगे तो -1, तो हमें एक -1 वेरिएबल चाहिए जो इसको डिफाइन करे, तो ऐसा तो माइनस तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्या तो 0 वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, तो ये ऐसा नहीं। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो इट इज फॉरबिडन बाय फेज रूल, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन कोएग्जिस्ट आर 3। कह रहा है कि अब आइदर ये रोम्बिक लिक्विड वेपर होगा, मोनोक्लिनिक रोम्बिक लिक्विड होगा, मोनोक्लिनिक रोम्बिक वेपर होगा, तो कह रहा है मैक्सिमम 3 ही फेज को एग्जिस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें केवल कि जो रोम्बिक होता है बच्चे और एक मोनोक्लिनिक, तो कह रहा है कि 95.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये दोनों स्टेटें को एग्जिस्ट करती हैं। इस टेम्परेचर पे दोनों क्या करेंगे? को एग्जिस्ट। इस टेम्परेचर से बिलो वो रोम्बिक फॉर्म में रहना फेवर करेगा, और इस टेम्परेचर से अबव वो किस में रहना फेवर करेगा? मोनोक्लिनिक में। यानी कि अगर टेम्परेचर 96 डिग्री है तो वहां पे रोम्बिक नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? मोनोक्लिनिक मिलेगा। ऐसा ही अब जो मोनोक्लिनिक और लिक्विड है, सल्फर लिक्विड है, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे 120 पे। यानी कि कैसे बोल सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। ये सॉलिड है, ये कैसा लिक्विड, तो इस 120 के ऊपर हमारी लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। अब बिलो ये मोनोक्लिनिक रहेगा, इससे अबव वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो आपको केवल एक चीज याद रखना था कि एट 95.6 डिग्री सेल्सियस ये पॉइंट लिखना है। ये लिखने के आपको क्या लिखना है? एट 95.6 बोथ सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक आर इन इक्विलिब्रियम, इनकी बोथ कोएग्जिस्ट, बट बिलो 95.6 डिग्री सेल्सियस ओनली सल्फर रोम्बिक एग्जिस्ट एंड अबव 95.6 sulfur monoclinic exists, but at 120 degree both sulfur monoclinic and sulfur liquid coexist. ये ऐसा, and below and above 120 degree sulfur liquid exist. ये था। अब इसका डायग्राम देखिए बच्चे, देखो क्या हुआ। इस डायग्राम को जब अगर आप देखते हो तो पहले क्या था, उसमें हमारे पास 3 ही कर्व थी। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 कर्व आ गए, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाली EG 6 कर्व। देखो यहां पर हमारे पास इस एरिया के अंदर, और इसमें 4 एरिया हो गए। कौन कौन से एरिया हो गए? ये A B C, और इस कर्व को अगर नाम दे दें यहां पर D पॉइंट, ऐसा नहीं। तो ये कर्व हो गए, इससे नीचे वाला एक एरिया, ये दूसरा एरिया, ये बीच वाला मिडल पूरा तीसरा एरिया, और एक इस कर्व के इस साइड पूरा का पूरा 4 एरिया। अब ये क्या बोलता है? देखो जब टेम्परेचर 95.6 था तो हमारे पास इस एरिया में सॉलिड एग्जिस्ट करता है, इधर लिक्विड एग्जिस्ट करता है, इधर वेपर। ऐसा ही हमारा वाटर सिस्टम में था। लेकिन 95.6 से नीचे हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है? रोम्बिक एग्जिस्ट करता है। कह रहा है 95.6 डिग्री से नीचे नीचे कौन एग्जिस्ट करेगा? मेरे पास रोम्बिक एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। लेकिन अब ये जो कर्व है AB, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। यहां पर मेरे पास वेपर और सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन सॉलिड वाला कौन सा? रोम्बिक वाला। और आपको पता है जैसे वाटर वाले डायग्राम के अंदर सभी कर्व के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता था? 1। तो इस पे भी सभी कर्व के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 1। ये इस पॉइंट पे आते ही देखो ये पॉइंट B हो गया। अगर इस पॉइंट पे आती है, अगर आप देखते हो तो यहां पर मोनोक्लिनिक भी एग्जिस्ट कर रहा है, रोम्बिक भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। देखो ट्रांजिशन हो गया हमारे पास। देखो यहां पे देखो क्या था, कह रहे हैं इस पॉइंट के बाद हमारे पास इस साइड अगर हम दें तो इस एरिया में मेरे पास अब मोनोक्लिनिक सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। ये मोनोक्लिनिक सॉलिड आ गया, इधर मेरे पास रोम्बिक था। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो देखो क्या हो गया, ये एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट हो गया। ये जो B पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, इसके ऊपर क्या हो गया? सल्फर मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फर रोम्बिक एग्जिस्ट करेगा, और नीचे क्या है मेरे पास? ये वेपर हो गया मेरे पास। तो ये यहां पर सल्फर वेपर। तो इस पॉइंट के ऊपर इस ट्रिपल पॉइंट पे ये 3 चीज एग्जिस्ट करेंगी हमारे पास। अब यहां पे इस साइड हमारे पास क्या आ गया? सल्फर मोनोक्लिनिक। अब ये जो कर्व है BE, ये ट्रांजिशन कर्व है, यानी कि इस कर्व के ऊपर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या रहेंगे? क्योंकि इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया ये हमारा मोनोक्लिनिक, तो इसके ऊपर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर में डिफाइन कर सकता हूं, और इस कर्व के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 1। देखो सभी कर्व के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहने वाला है, ये 1 ही रहेगा हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 1।
इसके बाद ये वाली कर्व हो गई, ये क्या होगी सब्लिमेशन कर्व, ये था रोम्बिक के लिए। अब यहां से मोनोक्लिनिक प्रेजेंट हो गया, तो मोनोक्लिनिक और ये वेपर्स के लिए, तो यहां सब्लिमेशन कर्व किसकी मोनोक्लिनिक और वेपर के लिए। फिर सी पॉइंट, सी से डी, उसके बाद हमने लिखा था वेपोराइजेशन कर्व। ये वेपोराइजेशन कर्व कौन सी हो गई बच्चे, ये वेपोराइजेशन कर्व हो गई क्योंकि मेरा यहां पर मोनोक्लिनिक प्रेजेंट हो गया था। अब मोनोक्लिनिक इस सी पॉइंट पे आके 120 डिग्री जैसे ही चेंज होगा मेरा लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड स्टार्ट हो गया और इधर लिक्विड आ गया और इधर क्या है वेपर प्रेजेंट है। तो ये जो सीडी कर्व है ये वेपोराइजेशन कर्व हो गई और वेपोराइजेशन कर्व पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 1 ही रहेगा इस तरीके से, क्योंकि फेज 2 कंपोनेंट 1 ही सभी कर्व के लिए। अब यहां पर जब यहां पे लिक्विड था, यहां मोनोक्लिनिक था, तो ये मेल्टिंग कर्व हो जाएगी, ये वाली कर्व कौन सी सीई कर्व हो जाएगी, मेल्टिंग किसकी मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड की। और ईजी कर्व क्योंकि ये ट्रांजिशन है, यहां पे रोम्बिक प्रेजेंट था इस एरिया में, तो ये रोम्बिक और लिक्विड की कौन सी मेल्टिंग कर्व, जो ईजी कर्व है ये मेल्टिंग कर्व हो जाएगी रोम्बिक की और लिक्विड के लिए, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे यहां पर दोनों के दोनों। इस वाली कर्व पे सीई कर्व पे क्योंकि यहां पे मेरा मोनोक्लिनिक है, यहां पे लिक्विड है, तो ये मेल्टिंग कर्व है इसके लिए। देखो तो अब आपको पता चला कि हमारे पास ये जो बी ये पॉइंट है, ये जो 6 कर्व है हमारे पास, इसमें 2 सब्लिमेशन कर्व आ गई, 2 कौन सी आ गई मेरे पास मेल्टिंग कर्व आ गई, एक ट्रांजिशन कर्व और एक वेपोराइजेशन कर्व। क्योंकि वेपोराइजेशन में मेरे पास रोम्बिक डायरेक्ट, अरे क्योंकि जो लिक्विड है लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट होगा ना, और लिक्विड में कौन सा कन्वर्ट होता है मोनोक्लिनिक वाला लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही तो वाला 2 सब्लिमेशन कर्व क्योंकि सॉलिड वेपर के कांटेक्ट में कैसे, 2 मेल्टिंग कर्व क्योंकि यहां पे मोनोक्लिनिक लिक्विड के कांटेक्ट में कैसे, यहां पे रोम्बिक इसके साथ आ रखा है, और एक वेपोराइजेशन और एक ट्रांजिशन, तो टोटल कितनी कर्व हो गई 6। तो अब आप लिखोगे तो क्या हो गया बच्चे, अगर इसमें भी लिखते तो वैसे लिखते, ये तो हमने लिखना था कि 4 हो सकती है, 3 को एग्जिस्ट करेंगी एंड बिलो 95.6 रोम्बिक एग्जिस्ट अबव 96। अब क्या लिखेंगे, एंड द फेज डायग्राम पीटी डायग्राम ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 6 कर्व्स। अब हम एक एक को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना था, इकट्ठा लिख देंगे कौन कौन सा। देखो ए बी कर्व हो गई, ए बी, बी सी, सी डी, सी ई, बी ई और ई जी, 1 2 3 4 5 6 कर्व हो गई। अब क्या लिखेंगे कितना, एंड 4 एरियाज, 6 कर्व एंड 4 एरियाज, 4 एरियाज कौन कौन से हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर कौन सा हो गया ए बी ई जी, फिर क्या हो गया बी सी ई वाला एरिया, और एक हो गया डी सी ई जी, ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास 4 एरिया हो गए, दूसरा पॉइंट। अब दूसरी चीज क्या हो गई, यहां पे 3 ट्रिपल पॉइंट है बी, क्योंकि देखो यहां पे 3 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस सी पॉइंट के ऊपर क्या क्या होगा, सी पॉइंट के ऊपर देखो यहां पे सल्फर लिक्विड भी है, वेपर भी और मोनोक्लिनिक। तो इस सी पॉइंट के ऊपर मेरे पास 3 चीजें हैं, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर और सल्फर मोनोक्लिनिक, ये वाला। तो 3, तो यहां पे 3 ट्रिपल पॉइंट, 3 ट्रिपल पॉइंट आ गए, कौन कौन से 3 आ गए, कौन कौन सा बी सी और ई। ई के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट था यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में हमने बाद में लिखना है। देखो ई पॉइंट पे मेरे पास रोम्बिक भी है, लिक्विड भी है और मोनोक्लिनिक भी। इसका मतलब यहां पर मेरा सल्फर रोम्बिक प्रेजेंट है, सल्फर मोनोक्लिनिक प्रेजेंट है और सल्फर लिक्विड प्रेजेंट है। ये इस ई पॉइंट के ऊपर ये ऐसा प्रेजेंट है। सी के ऊपर आपने लिख ही दिया क्या है, और बी के ऊपर भी आपने लिख ही दिया क्या क्या प्रेजेंट हमारे पास, ये 3 ट्रिपल पॉइंट हो गया। और यहां पे 4 1 2 3 4 ये मेटास्टेबल कर्व है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। एंड 4 मेटास्टेबल कर्व, 3 ट्रिपल पॉइंट्स एंड 4 मेटास्टेबल कर्व्स। कौन कौन सी हो गई भाई, ये बी एफ सी ओ ई ओ एंड ओ बी, 4 मेटास्टेबल कर्व। ऐसा क्योंकि देखो यहां पे लिक्विड था, सल्फर लिक्विड, इस पॉइंट पे आके वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो सकता था, लेकिन इस पॉइंट से नीचे हम लोग सुपर कूल्ड करे स्लोली, तो यहां पे मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट नहीं आएगा, तो लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट करेगा इस कर्व के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका टेंपरेचर क्या है, बिलो इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सल्फर। तो सेम जैसे हमने वाटर में लिखा था, ऐसे ये मोनोक्लिनिक, ये हमारी टर्म्स आ गई इसके लिए
मेटास्टेबल कर्व के लिए इतना। अब देखो, अब किसी भी एरिया के लिए जितना भी ये एरिया, देखो ये लिक्विड वाला एरिया, ये वेपर वाला एरिया या सॉलिड वाला, इन सभी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है, क्योंकि कंपोनेंट 1 रहेगा, फेज 1 ही रहेगी, 2 तो 2 वेरिएबल, जैसे वाटर वाले में था, एक ही तो एक्स्ट्रा हुआ, एरिया तो बड़ा है, बीच वाला एक एरिया ही बड़ा है, वहां पर कर्व्स बड़ी है, तो लेकिन जो ये ऐसा एरिया था इस टाइप से, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा, जितने भी कर्व है सभी के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा। ऐसा देखो वेपोराइजेशन कर्व के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं सभी पॉइंट्स के ऊपर इसके, तो एफ सी माइंड कंपोनेंट कितने हैं, 1 सल्फर है, फेज कितनी है, लिक्विड और वेपर फेज 2 2 तो 1, तो ये जो लिखा हुआ है ये इसके लिए लिखा हुआ है वेपोराइजेशन कर्व के लिए। सी पॉइंट आगे ट्रिपल पॉइंट, बी ट्रिपल पॉइंट, ई ट्रिपल पॉइंट, ई ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहा था वो हमने लिख ही दिया था, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड। देखो भाई ये ट्रिपल पॉइंट, इस पे तीनों एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इसी को हमने अपना इंग्लिश में लिखना था। अब क्या ओवरऑल एक चीज हो गया, जो मेल्टिंग कर्व थी वहां पे जो फ्यूजन कर्व बोला था उसका स्लोप नेगेटिव था, इसमें जो मेल्टिंग कर्व ये वाली है इसका स्लोप पॉजिटिव है रोम्बिक वाले के लिए, क्योंकि ये इस साइड गई हमारे पास, तो इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप आ गया तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सल्फर रोम्बिक वाले का वो मेल्टिंग प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा मैं वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिव था, बाकी और कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं। अब अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करें तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन लिखेंगे, कि अगर मैं बात करता हूं किसी एबी का तो अबव एबी सॉलिड एसआर एग्जिस्ट एंड बिलो एबी कौन सा सल्फर वेपर एग्जिस्ट, ठीक है, एंड ऑन ऑल द पॉइंट्स एंड अलोंग द कर्व AB टू फेजेस एग्जिस्ट सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर वेपर, ऐसा हो गया, एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व इज 1, वी नीड वन वेरिएबल टू स्पेसिफाई द फेजेस ऑफ द सिस्टम, ओनली वन फेज, ओनली हमें वन वेरिएबल ही चाहिए था, बस इतना ही यहां पर। अब यहां पर ये लिखना है इस पॉइंट के लिए, जैसा हम लोगों ने किसके लिए वाटर वाले सिस्टम के लिए लिखा था। अगर एरिया आ जाता है किसी भी एरिया तो एरिया के लिए आपने बताना कि वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एबीसीडी एरिया था तो ये एबीसीडी है तो यहां पे लिखेंगे क्या है, इन दिस एरिया क्या है सल्फर वेपर एग्जिस्ट, यानी कि ओनली वन फेज एग्जिस्ट and in this have degree of freedom is 2। देखो in order to specify any point in this area we need two variables, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है आप एक एक को बहुत ज्यादा इसके लिए दो लाइन भी लिखोगे तो सभी हो जाएगा, आपको सभी का पता चलेगा कि इन सभी कर्व्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा कितना आएगा 1 आएगा, we need one variable to specify the position of any point in this area। इन एरिया के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, f is equals to कितना आएगा, 2 आएगा। ये we need two variables, यानी कि we need two variables to specify any point in this area, in this area। इन ट्रिपल पॉइंट को, ये ट्रिपल पॉइंट था, ये 3 ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाता है, यहाँ पे हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज एक शीट क्या हो जाएगा, और हमारे पास क्या है 4 मेटास्टेबल कर्व्स। इतना लिख सकते हैं, एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हो देखो क्या था, मैंने एक ही कर्व बताई थी, लाइक CD पे यहाँ पे लिक्विड में प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट पे आके वो सॉलिड में बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 120 पे वो सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड 120 के ऊपर देखो ये सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको सुपर कूल्ड करें, स्लोली करेंगे तो सॉलिड ना बनके लिक्विड स्टेट में ही रहेगा इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ये कर्व यहां पे था, ये जो कर्व है ये किसकी मेल्टिंग कर्व है, मेल्टिंग कर्व किसकी थी, ये वाले हमारे पास रोम्बिक और लिक्विड की थी हमारे पास, ऐसे ये हमारे पास अलग-अलग कर्व है, ये ट्रांजिशन कर्व है, ऐसे हमारे पास ये कर्व हो जाएगी BF, ये सारी की सारी क्या होंगे हमारे पास मेटास्टेबल कर्व। इसको इतना ही लिख सकते हैं, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो मेन हमारे पास 6 कर्व आएंगे, 4 एरियाज आएंगे, और इसके अंदर बस ये चीज रखनी कि कौन सा कहां पर एग्जिस्ट करेगा। अगर इस कर्व को एक्सप्लेन करते EC कर्व, EC तो हम लिखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस कर्व, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा सल्फर मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट, एंड ऑन द राइट हैंड साइड सल्फर लिक्विड एग्जिस्ट, एंड अलोंग दिस कर्व
and on all the point along this the two phases coexist, that is sulfur monoclinic is in equilibrium with sulfur liquid, and or for all the point degree of freedom is कितना 1, यानी कि we need one variable to specify any point on this curve. इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. तो ये था हमारे पास सल्फर सिस्टम. बच्चे बस आपने ध्यान रखना है कि ये डायग्राम आप जब बनाते हो तो इस तरीके से ही बनाना था. ज्यादा करना एक ये लाइन ऐसी दो फिर 2 और इनको हम ऐसा इंक्रीज ऐसा टच कर देंगे. तो यानी कि सल्फर इधर क्या था R, इधर क्या है सल्फर, ये रोम्बिक यहाँ पे रोम्बिक वाला था, इधर मोनोक्लिनिक वाला है, इधर सल्फर लिक्विड है, इधर सल्फर वेपर प्रेजेंट है. अब बस यही था. तो ये यहाँ पे भी ये दोनों यहाँ पे मोनोक्लिनिक और वेपर है इक्विलिब्रियम में. देखो यहाँ पर रोम्बिक और वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यहाँ पे सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यहाँ पे लिक्विड और ये मोनोक्लिनिक रहेंगे इक्विलिब्रियम में क्योंकि साइड, यहाँ पर रोम्बिक और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो हमें पता चलेगा ये मेल्टिंग कर्व, ये कौन सी लिक्विड और वेपर, तो ये वेपोराइजेशन कर्व, ये कौन सी है सब्लिमेशन कर्व, ये वाली कौन सी सॉलिड और वेपर रहेंगे तो सब्लिमेशन कर्व, और ये केवल एक कर्व बच गई हमारे पास, ये कौन सी मेल्टिंग कर्व. ये भी कौन सी होगी इधर मोनोक्लिनिक इधर लिक्विड, मेल्टिंग कर्व, और एक ही है ट्रांजिशन कर्व जिसको ट्रांजिशन कर्व बोल दिया मोनोक्लिनिक और रोम्बिक. ये टेम्परेचर भी एक हल्का सा याद रख लेना, पॉइंट कितने पे ये रहेगा हमारे पास, कितने पे ये रहेगा, और एरिया जैसे हमने उसमें थोड़ा सा लिखा था ये सेम लिखना है.